हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लाए हैं। आप सभी जो है दिन के पहर को बदलते हुए ज़रूर देखते होंगे, यानी कि जिस तरीके से उषा काल से सूर्योदय होता है, सूर्योदय से फिर जो है अपराह्न होता है, तो इस तरीके से आप समय को बदलते देख रहे हैं। तो आज की कविता हमारे लिए ऐसे ही एक बदलते समय और उस समय में, यानी कि उस काल में लोगों द्वारा जो सोच रखी जा रही है, जो प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, उन सभी का बहुत खूबसूरत वर्णन हम देखेंगे। और ये वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो चलिए बता देते हैं, क्लास है हमारी 11th इलेक्टिव की। ये हमारा जो अध्याय है वो आपका अंतरा भाग 1 के काव्यखंड से लिया गया है। और ये कविता है संध्या के बाद। ये कविता काफ़ी लंबी कविता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैंने इसे आपको बहुत ही इजी कर समझाने की सोची है। देखते हैं कि आज मैं उसको इजी तरीके से आपको समझा पाती हूँ कि नहीं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ठीक से अच्छे से समझ में आती है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। आज की कविता है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी संध्या के बाद, यानी कि शाम जब ढलती है। ठीक है, संध्या के बाद है ना, यानी कि जब शाम ढलती है तो किस तरीके से प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों को बताते हुए फिर एक गांव के दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। उस गांव में लोगों के क्रियाकलाप किस तरीके से बदल रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी और जानवर किस तरीके से बदलाव महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों की सोच, और ख़ास तौर से वहाँ की एक छोटी सी दुकान में बैठे एक बनिया की सोच, इन सभी को हम बहुत खूबसूरत ढंग से आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। कवि है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। फिर उसके बाद कविता का सार देखेंगे, क्योंकि कविता बड़ी है तो उससे पहले हम शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद हम लाइन वाइज कविता के अर्थ और फिर उसकी व्याख्या, यानी कि एक तरीके से संपूर्ण व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम ये कविता आपके लिए। एक मिनट। ओके, ये देखिए क्या है। कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म हुआ सन 1900 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में, यानी कि 1977 में। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग से धार गई। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आघात जब ये नासमझ थे तभी इनको लग गया था। अतः इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। तो कहते हैं ना कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, जहाँ हम रह रहे होते हैं वहीं होती है, तो वैसा ही इनके साथ हुआ। फिर आगे जब बड़े हुए तो फिर उस जगह से बाहर निकले। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? क्वींस कॉलेज से। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। तो समझ में आया, इनका नाम क्या था? गुसाई दत्त था। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुमित्रा नंदन पंत का एक्चुअल जो मूल नेम है, मूल नाम है, वो क्या था? गुसाई दत्त। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ, और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इन्होंने ये रचनाओं के काव्य मर्मज्ञ के हृदय में अपनी धाक जमा ली। अब क्या हुआ भाई, इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी और इनकी कविताएं छपने लगी सरस्वती पत्रिका में। और लोगों ने जब इनकी पत्रिका को पढ़ा, यानी कि इनकी कविताओं को पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लोग इंतज़ार करने लगे इनकी कविताओं के आने का। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1997 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की। ये मतलब इतने दौरान ये लेखन कार्य करते रहे और 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। कहने का मतलब है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत। अब इनकी देखते हैं हम कविताएं। लोकायतन
सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, लोकायतन। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इसमें कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को भी छंदोबद्ध किया है। कहने का मतलब है कि देखिए, ये भी एक गांव से आए थे, तो एक तरीके से ग्रामीण जीवन इनके मन में कहीं ना कहीं बसा हुआ था और इससे आकृष्ट थे। तो लोकायतन में इन्होंने इन्हीं ग्रामीण जीवन को छंद रूप में प्रदान किया है। फिर उनकी नेक्स्ट कृति थी वीणा। इसमें पंत जी के प्रारंभिक गीत संग्रहित हैं तथा इनमें प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले दृश्यों का चित्रण भी हुआ है। पल्लव, नेक्स्ट इनकी कृति क्या है, पल्लव। इस काव्य संग्रह की रचनाओं में पंत जी की छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य पर आधारित व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अंतर्गत बसंत श्री, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल आदि श्रेष्ठ कविताओं को संकलित किया गया है। फिर आते हैं हम गुंजन। इनके प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित कवि की गंभीर व प्रौढ़ रचनाएं संकलित हुई हैं। नौका विहार इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। तो प्रकृति इनका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जिसपे ये कविताएं करते थे और गुंजन में ही इनकी सभी प्रकृति प्रेम जो जितनी कविताएं हैं वो संकलित हैं। फिर आते हैं ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में मुख्य रूप से वियोग रस मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ पे भी कवि की सहचारी है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे इन्होंने प्रकृति को नायिका के रूप में बताया और अपने को वियोगी प्रेमी के रूप में बताया। अब आते हैं अन्य कृतियां। स्वर्ण धूली, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनवाद से प्रभावित है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में पंत जी साम्राज्यवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए हैं। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्गों को अपने काव्य का आधार बनाया है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बराज शिल्पी आदि रचनाएं भी पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो देखा हमने पंत जी की कितनी रचनाओं को यहाँ पर देख लिया। चलिए अब हम आ गए हैं कविता का सार। जैसे मैंने बताया कि जो ये कविता है संध्या के बाद, ये काफ़ी लंबी कविता है। तो इसका सार रूप हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको प्रतिपाद्य लिखना हो, सार लिखना हो या सारांश लिखना हो। तो ये इतना आपका जो कविता का सार है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। यानी कि गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पक्षी मानव, इन सभी की जो वास्तविकता है उसको उजागर करता है। कविता में सर्दी की ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिनमें विधवाओं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। शाम के समय जब सूर्य अस्तांचल की ओर चला जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है, तो पेड़ों के पत्ते ताम्रवर्णी, ताम्र मतलब होता है तांबा, तांबा आप लोगों ने देखा है ना, जैसे कॉपर कलर, वही ताम्रवर्णी तथा झरनों का जल स्वर्णिम दिखाई देता है। छिपता हुआ सूर्य नदी के बीच ज्योति स्तंभ की तरह दिखाई देता है। अभी आप जब कविता पढ़ेंगे ना तो हर एक चीज अभी आपके सामने ये सब आएगा। गंगा का जल ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत बड़े सर्प ने अपनी केचुली छोड़ दी। रेत ऐसी लगती है जैसे इस पर सर्पों के चिन्ह अंकित किए गए। अब रेत देखते ना आप, हवा से ऐसे करके नदी के किनारे ऐसे लहरी ऐसा रहता है, तो वो क्या प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होता है जैसे यहाँ से कोई सर्प गुजरा, इस तरीके से। नीली लहरों के कारण जल में जब श्वेत बादलों की छाया पड़ती है तो वह चांदी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जल नीला है, उस पे जब सफेद बादलों की छाया दिखाई देती है तो वो कैसा दिखाई देगा, सफेद ही दिखाई देगा। और चांदी कैसी होती है, सफेद होती है। रेत, पानी और हवा स्नेह पाश में बंधे हुए से दिखाई देते हैं, यानी कि ये सभी एक लय के साथ चल रहे हैं। मंदिर में शंख और घंटों की ध्वनि से मानो लहरें भी लय के कंपन करने लगती हैं। मंदिर का कलश दीपक की शिखा के समान दिखाई देता है, मानो वह भी आकाश में उठकर आरती कर रहा हो। नदी किनारे श्वेत वस्त्र पहनी विधवाएं ऐसा लगती हैं मानो बगुले जब तप में लीन। पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हुए सोन पक्षी अपनी आवाज से शांत आकाश को मुखरित कर देते हैं।
अब शाम के समय तो आकाश शांत है, लेकिन जब सोन पक्षी वहां से गुजर रहे हैं, शाम के समय सभी पक्षी अपने घरों में जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि उससे पूरा जो आकाश है वो गूंजने लगता है। इस समय गायों के खुरों से उठी हुई धूल सोने के चूर्ण जैसी सुनहरी लगती, क्योंकि अब क्या वातावरण में जब वो पीली पीली धूल उड़ती है तो कैसा लगता है, जैसे सुनहरा सोने की जो धूल होती है वो है। सांझ होते ही पक्षी, गाय, थके हारे किसान तथा हाट से व्यापारी भी अपने घरों को लौट आते हैं। धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में खेत, बाग, बगीचे सभी डूबने लगते हैं। सर्दी की रातें ऊँघती हुई सी प्रतीत होती हैं। छोटी सी बस्ती में दीपक के चारों ओर बैठे लोग अपने सुख दुख व लेन देन की बातें करते हैं। दीपक की लौ के साथ साथ उनकी आशाएं और निराशाएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये तो कविता का सार कि अब आपने देखा कविता में लगभग सभी चीज़ों को कवि ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, पशु पक्षी, मानव हो, मन के लोगों के मन में उठती हुई आशाएं, निराशाएं, सभी कुछ उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपनी कविता। जैसे मैंने कि बताया कि ये कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए इसको हमने 8 काव्यांशों में बांटा है। देखिए, पहला है, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब अरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृहत जिंदा विस्थल के चुलसा लगता चित कबरा गंगा जल, धूप छाओं से रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों से लोडित पीला जल रजत जलत से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुजल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों ग्रति द्रव्य खो बन गया लघुपल। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले, सिमटा पंख सांझ की लाली है, सिमटा पंख सांझ की लाली। अब यहाँ पर कवि ने क्या किया है, संध्या का मानवीकरण कर दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, सांझ जो है वो एक पक्षी की भांति अपने पंख को समेट कर बैठ गया है। कहाँ बैठा है, बैठी अब तरु शिखरों पर। कहाँ पर बैठा, शिखरों के जो होते हैं ना, शिखर के जो पेड़ होते हैं उनके एकदम टॉप पे जा बैठा है। तो संध्या रूपी जो पक्षी है वो अपने पंखों को समेट कर पेड़ों के शिखरों यानी एकदम चोटी पर जा बैठा है। अब जब शाम होने लगती है तो देखिए हल्का सा अंधेरा होने लगता है। दिन में जैसी धूप होती है, शाम के समय क्या होता है, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू होता है, सूरज डूबने लगता है। तो अब इससे क्या फर्क होता है रोशनी में, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख। अब पीपल के जो पत्ते हैं वो तांबे के रंग के हो गए हैं और इनके शतमुख दिखाई दे रहे। शत मतलब कितना होता है आपके 100। अब पीपल के पत्ते हैं तो बहुत सारे पत्ते हैं और सभी ताम्रवर्णी हैं, यानी कि वो तांबे के रंग के जो है 100 मुख के समान लग रहे हैं। झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, और जो है चंचल स्वर्ण। अब क्या हो रहा है कि जब वो पत्ते हिल रहे हैं तो कहीं सुनहरे कहीं ताम्र हो जा रहे हैं, तो जैसे लग रहा है झरने जो हैं वो स्वर्णिम जल को बरसा रहे हैं। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। अब क्षितिज मतलब क्या होता है, होराइजन, जहां पर हमें आसमान और जमीन आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो ये होता है आपका इसका मतलब क्षितिज। अब क्या है, सूरज वहीं डूबता है, क्षितिज में ही डूबता है। तो जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा है तो उसकी जो छाया है वो पानी में बन रही, सरिता मतलब क्या हुआ, नदी में बन रही है। तो अब उसकी जो रोशनी है उससे एक स्तंभ निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एक पिलर टाइप का निकल के आता है। तो वही कह रहे हैं, सूर्य जब क्षितिज पर ओझल हो रहा है धीरे धीरे, तो सरिता पे एक ज्योति स्तंभ सा बन रहा है, यानी कि एक प्रकाश का स्तंभ यानी कि खंबा सा बन रहा है। वृहत जिंदा विस्थल के चल सा लगता चित कबरा गंगा जल। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि डूब रहा है तो कहीं पे तो वो चितकबरा बन रहा है, कहीं वो क्या कहते हैं, गंगा जल जो है वो चितकबरा है। अब चितकबरा क्यों है, क्योंकि इस पर जो क्या कहते हैं बादल छाए हुए हैं उनकी कहीं छाया पड़ रही है, कहीं पानी नीला दिख रहा है, कहीं उस स्तंभ की वजह से पीला दिख रहा है। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर उसके रंग बदले हुए हैं। अब और साथ साथ में वो चमक भी रहा है। तो
तो जैसे सांप जब अपनी केचुली उतार देता है तो वो चमकती है, और कहीं पर गाढ़ी, कहीं हल्की, कहीं गाढ़ी, कई अजीब अलग अलग से रंग दिखाई देते हैं। तो नदी का जो गंगा नदी का जो जल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सांप ने, एक बड़े सांप ने अपनी केचुली उतार दी। धूप छांव के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहीं धूप पड़ रही है, कहीं छांव पड़ रही है, क्योंकि आसमान में बादल भी हैं, अभी पता है ना, आसमान में बादल भी हैं, तो कहीं धूप है कहीं छांव है। इसके कारण जो है वो क्या लग रहा है कि जैसे वो सर्पांकित जो रेखाएं होती हैं, वो सर्प के गुजरने के बाद जो रेखाएं होती हैं वो नदी के किनारे जो बालू पड़ी हुई है, जो रेती पड़ी हुई है, उस पर दिखाई दे रही है। और वो धूप छांव सी रेती भी लग रही है, कहीं पर धूप है कहीं पर छांव है। और चूंकि उनमें लाइन पड़ी है तो जैसे लगता है कि सर्प के गुजरने का जो निशान है वो बना है। अनिल लहरियों से लोडित, नील रहलियों से लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंब से। अब क्या है, नदी का जो जल नीला नीला है, उस पर सफेद बादल छाए हैं। अब सफेद बादल छाए हैं तो उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ रहा है, तो जैसे लग रहा है नदी का जल जो है वो चांदी के समान हो गया। सिकता सलिल समीर सदा से। अब क्या बोल रहे हैं, सलिल समीर, ठीक है, सलिल मतलब क्या हो गया, जल हो गया, समीर मतलब क्या हो गया, हवा हो गई। अब ये सभी जो हैं सिकते हुए से प्रतीत पड़ रहे हैं। सिकते हुए से क्यों प्रतीत पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई पीला पीला माहौल हो रहा है। जब सूरज डूबता है तो देखिए चारों तरफ रंग बदलते हैं ना, तो वो पीला पीला हो रहा है, तो जैसे लग रहा है कि सब कुछ सिक रहा है, चाहे नदी का पानी हो या हवा हो। इसने पाश में बंधे समुच जल, और ये आपस में बंधे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। कौन सा, जल और नदी, नदी है, हवा है, और जो क्या कहते हैं सभी वातावरण आपस में बंधे से प्रतीत हो रहे हैं। अनिल पिघल कर सलिल सलिल, जो गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए अब एकदम से क्या है, अनिल, अनिल का मतलब क्या, अग्नि, आग, अनिल पावक यानी कि आग है। यहाँ पर नदी के जल को जैसे लग रहा, सलिल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका पानी, पानी जो है वो आग की तपिश से पिघल कर, अब आग कहाँ लगी, चारों तरफ पीला पीला माहौल था ना, तो उसे सिकता हुआ बताया गया था। तो उसी से क्या हो रहा है कि जो है पानी जो है वो अनिल यानी कि आग से मानो पिघल कर गति जो है उस वो द्रव्य बन गया है। जो गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। अब वो पिघला था, आग पाके पिघला था, लेकिन अब क्या है, वो एकदम रुक गया है पानी, क्योंकि शाम के समय धीरे धीरे सभी अपनी गति को कम करने लगते हैं। तो नदी का पानी में भी बहुत ठहराव आ गया है, जैसे लग रहा है कि वो बर्फ के समान जम गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से अवतरित है। इसमें कवि संध्या होने के बाद ग्रामीण वातावरण के प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन करता है। अब व्याख्या देखिए क्या है। कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए बताता है कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ की ऊपरी शिखाओं पर जा बैठा है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको। अर्थात संध्या की लाली अब पेड़ की फुनगियों पर दिखाई दे रही है। तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं से बह रहे हैं। झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। क्षितिज पर छिपता हुआ सूर्य में प्रतिबिंब होता ज्योति ईसा आ जान पड़ता है, ज्योति सा स्तंभ जान पड़ता है। गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कवि कहता है कि यह ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा अजगर थका हुआ लेटा हो। नदी तट पर रेती धूप छाओं के रंग की है, वह हवा के चलने पर स्पर्श की आकृति ले लेती है। नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ उसे पीला बना देता है तथा उस पर बादलों की सफेदी पड़ रही है। पानी पर हवा सदा से आपस में प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। इस समय के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि हवा पिघल कर पानी बनती है और पानी अपनी गति खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण यानी कि ओले बन गए हैं। इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए अब दूसरा काव्यांश देखते हैं क्या। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा जलित कलश नभ में उठकर करता नीलांजन।
तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब तप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित सोन खगों की पाती, आद्र ध्वनि के नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूड़ सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतिर्पंख कंठ का स्वर। तो अब देखिए क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, शाम के समय संध्या आरती हो रही होती है, शाम के समय पक्षी अपने घर लौटते हैं, साथ ही शाम के समय पशु अपने घर लौटते हैं। तो उसी का दृश्य यहाँ पर सामने रखा गया है। क्या कह रहे हैं, शाम के समय जब संध्या आरती हो रही है, शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता कंपन। अब क्या है, संध्या आरती के समय मंदिर में शंख और घंटे बज रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कंपन आपको नदी में भी महसूस हो रहा है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठता करता नीलांजन, मंदिर के ऊपर एक कलश लगा हुआ है, जैसा लग रहा है कि वो कलश भी जो है वो आरती कर रहा है, किसकी, आकाश की। ठीक है, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब तप में मगन, शाम के समय क्या है, वृद्धाएं जब आरती हो जाती है तो वृद्धाएं जो हैं वो नदी के किनारे जाकर जप तप कर रही हैं। क्या करती हैं, जप तप करती हैं। अब क्या यहाँ पर कह रही हैं, विधवाएं जब तप में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोधन। तो अब इन विधवाओं को क्या बताया, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं। अब वृद्धाएं जो हैं वो सफेद वस्त्रों को धारण करे रहती हैं, और बगुले भी कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। तो जो वृद्धाएं जो हैं शाम के समय जब नदी के किनारे जब तप कर रही हैं, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी के किनारे बहुत से बगुले जो हैं वो एकाग्र होकर शिकार कर रहे हैं। अब जो ये विधवाएं जब तप कर रही हैं वो भी इस नदी के जल में अपने अंदर की जितनी तकलीफ है उन सभी को बहा दे रही हैं। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, यानी कि दूर आकाश में एक काली सी रेखा बनते हुए जो है पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उड़ती पंखों की गति सी चित्रित सोन खगों की पाती, एक लकीर काली लकीर सी बनाते हुए पक्षी जो हैं वो उड़ रहे हैं। कौन से पक्षी हैं, सोन पक्षी हैं। आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, और वो जब वापस जा रहे हैं उड़ते हुए अपने घरों को शाम के समय, तो वो अपने शोर से अपनी आवाज से इस पूरे आकाश को जो है पूरी तरीके से मुखरित कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ उनकी आवाज, उड़ते हुए पक्षियों की आवाजें आकाश में गूंज रही होती हैं। अब इसी समय संध्या के समय क्या होते हैं, जितने भी ग्वाले हैं वो अपनी गायों को चराकर वापस घर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ गायों को तो ग्वाले लेकर जाते हैं और कुछ गायें स्वयं ही आ जाती हैं। तो शाम के समय जब ये गायें वापस आ रही हैं तो क्या कह रहे हैं, स्वर्ण चूड़ सी उड़ती गोरज किरणों की बादल से जलकर। अब शाम के समय जब ये गायें वापस अपने घरों को आ रही हैं तो इनके पैरों से जो है धूल उड़ रही है, और वो धूल पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई है। तो जैसे लग रहा है कि सोने को जो है पाउडर करके पूरे वातावरण में फैला दिया गया है। जैसे लग रहा है किरणों की बादल सी जलकर, जैसे लग रहा है किरण जो है वो जलकर बादल के समान पूरे वातावरण में विद्यमान हो गए हैं। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतिर्पंखों कंठों का स्वर। अब क्या है, जो ये पक्षी वापस अपने घरों को जा रहे हैं, इनके पंखों की आवाज, इनके गले की ध्वनि जो है ये पूरे आकाश में इस तरीके से प्रतीत हो रही है जैसे कोई तीर एकदम बहुत तेज गति से जा रहा हो। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि बताता है कि संध्या के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहां शंख घंटे बजने लगते हैं, इससे नदी के जल की लहरों में कंपन होने लगता है। मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव स्वरूप दीपक की लौ की भांति आकाश के ऊपर उठकर आरती करते से जान पड़ते हैं। नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगुलों के समान प्रतीत होती हैं। वे जप तप में मग्न रहती हैं, उनके दिल में तो दुख है और उनका हृदय तो रोता रहता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में बह जाती है, यानी उनका जितना भी तकलीफ है वो उस धारा में बहा देना चाहती हैं। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। दूर आकाश पे पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाएं जैसी लगती हैं।
पक्षियों की पंक्ति अपने चहचहाट से शांत आकाश से गुंजार करती चली जाती है। यानी गुंजार कर रही है, यानी कि बहुत आवाज हो रही है। संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है। ये सूर्य के प्रकाश से सुनहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि बादलों की ये किरणें जल गई हैं। जब आकाश में पक्षियों का कंठ का तेज स्वर गूंजता है तो वह आकाश में तीर के समान सनन करते हुए निकलता है। सन्न से एक आवाज आती है, जैसे स्पीड से कोई जाए तो सन्न से आवाज आती है, वैसी ही आवाज आती है। अब है काव्यांश संख्या 3। यहाँ क्या दिया है? लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक शांत शथल डग पर। छिपे ग्रहों में म्याल चलाचर, छाया सी हो रही अगोचर। लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। ऊंट घोड़े के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी। डूब रहे निष्प्राय विषाद में खेत बाग ग्रह तरुतर तट लहरी। विरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख लड़ते कूकर हुआ हुआ करते सियार। देते विषण निशी बेला को स्वर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अब शाम हो गई है। शाम के समय हमने कहा कि सभी अपने वापस घर आ जाते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग भी अपने घर आ रहे हैं। लौटे खग गायें घर लौटी, यानी कि खग यानी क्या हो गया? पक्षी। पक्षी भी अपने घर को लौट रहे हैं और गायें भी अपने घर को लौट रही हैं। लौटे कृषक शांत शतल धर पर डग धर पर। तो क्या कह रहे हैं? जो कृषक हैं यानी कि जो किसान हैं वो भी शांत पथ जो है रास्ता है उस पर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। छिपे ग्रहों में मृणाल चराचर। अब जो है सभी अपने घर में जितने भी जानवर थे वो सभी स्वतः ही अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं, यानी कि वो अपने घरों में चले जाते हैं। छाया भी हो रही अगोचर। अब छाया अगोचर क्या हो रही है? मतलब कि अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। जब तक रोशनी रहती है तब तक हमारी शरीर की छाया बनती है, और जैसे ही रोशनी गायब तो हमारे शरीर की छाया बनना भी खत्म हो जाती है, यानी कि अब धीरे धीरे अंधकार आ रहा है। लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव में। अब व्यापारी भी जो है वो पूरा दिन अपना व्यापार करने के बाद अपना सामान सारा समेट कर नाव पर बैठकर उस पार अपने घर को जा रहे हैं। अब वो तो जा रहे हैं लेकिन अपने वो जो उनके जानवर थे वो तो नहीं ले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम कर गए? ऊंट घोड़ों के संग बैठे खाली घोड़ों पर हुक्का भर। अब जो उनके ऊंट और घोड़े जो हैं जिन्हें वो अपने साथ नाव में उस पार नहीं ले जा सकते, उन्हें नदी के इसी किनारे छोड़ दिया है और उनकी रखवाली के लिए एक व्यक्ति को रख दिया है। तो वो जो है ना, अब चूंकि ठंड का समय है, ठंड की शाम है तो ठंडा तो लगता है, तो इन जानवरों के लिए और वो जो व्यक्ति है रखवाली के लिए वो बोरे बिछाकर उन पे बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं सब बैठा हुआ है। तो अब ऊंट जो है कैसे बैठ रहे हैं? ऐसे करके क्या कहते हैं बैठे हुए हैं, बोरों को बिछाकर बैठे हुए हैं। तो जैसे लग रहा है कोई एक व्यक्ति जो है, जब ऊंट बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद उनका जो स्वरूप दूर से देखने में लग रहा है जैसे लग रहा है कोई व्यक्ति हुक्का पीता हुआ बैठा हुआ है। जाड़ों की सूनी द्वाभा में। अब ये समझ में आ रहा है ना, ऊंट घोड़ों के संग बैठे हैं खाली बोरों पर। अब ऊंट और घोड़े संग बैठ जाते हैं, ठीक है, किस पे? खाली बोरे बिछे हुए ठंड के समय, तो उनके मालिकों ने वहां पर बोरे बिछा दिए और उनके बैठी हुई छाया दूर से ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई व्यक्ति हुक्का पी रहा हो। जाड़ों की सूनी द्वाभा में। अब जाड़े की समय जो ये शाम का समय है ये बहुत ही नीरस शांत हो जाता है। बाकी दिनों की इस संध्या से जो है वो जो ठंड की शाम होती है वो ज़्यादा शांत होती है, क्योंकि ठंड के समय सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठ जाते हैं। झूल रही निशी छाया गहरी। अब निशी छाया यानी कि रात की जो छाया धीरे धीरे रात बढ़ रही है वो गहरा रही है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में। अब सभी के जितनी भी तकलीफें हैं वो सूरज के साथ डूबती हुई सी प्रतीत हो रही है। खेत बाग घर पेड़ तट लहरें विरहा गाते। अब ये सभी जो इन सभी के दुख जो हैं वो सूरज के साथ डूबते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब क्या है, जो गाड़ी वाहन हैं वो भी वापस लौट रहे हैं। वो क्या है, विरहा के गाने गाते हुए वापस आ रहे हैं। अब इन गाड़ी वालों पर कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या ना, भूख भूख कर लड़ते कुत्ते, इन पे जो है कुत्ते भौंक रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं।
हुआ करते सियार, और रात हो गई है तो सियार भी अब हुआ करने लगे। देख विषण निशि बेला को, अब एक तो ये रात जो है ये ऐसे ही शांत थी, और इन कुत्तों और सियारों की आवाज ने इस शाम को और ज्यादा भयानक और डरावना बना दिया। अब इसका अर्थ देखिए क्या दिया गया है। कवि बताता है कि संध्या के समय पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रहे हैं। किसान भी सारा दिन परिश्रम करके थक गए हैं, और वे थके कदमों से घर लौट रहे हैं। वे सभी अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं। अब तो अंधकार के कारण उनकी छाया भी दिखाई नहीं देती है। गांव में पैठ यानी बाजार से व्यापारी भी अपने घर नाव पर बैठकर लौट आए हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ हैं, वे खाली बोरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। यह सर्दियों की रात है, चारों ओर सूनापन है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है। इस अंधकार में सभी कुछ डूबता जा रहा है, उनकी चमक घटती जा रही है। इसका प्रभाव खेत, घर, पेड़, तट, लहरों सभी पर पड़ रहा है। ये सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। इस रात के वातावरण में गाड़ीवान विरह का गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ते दिखाई देते हैं। रात की बेला में सियार भी हुआ कर रही हैं। इनके स्वरों से दुखी रात को भी मानो आवाज मिल रही है। तो जो रात एकदम सन्नाटे में है उसे भी ये आवाज मिलती हुई सी प्रतीत हो रही है। तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि कविता काफी लंबी है, और मैंने इसे 8 काव्यांशों में बांटा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में भी कर दिया है। तो आपने अभी काव्यांश संख्या 1, 2 और 3 ये आपने अच्छे से पढ़ लिया और देख लिया। अब हम इसका जब सेकंड पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें आप देखेंगे क्या कि उसमें हम आगे के काव्यांश मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ये 5 काव्यांश जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, हम लेकर आ रहे हैं जल्दी। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कीजिए ही कीजिए। साथ ही अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में भी इसे बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम इसी पोएम के अगले काव्यांशों के साथ में अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।